हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया होंगे। सो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेक्शन 14 का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, सेक्शन 12 पढ़ा था। फिर पढ़ा सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब सेक्शन 14 क्या है भाई? तो अब देखो, चेंज इन रेट जब भी होगा, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स होगा, रेट बदला, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है सेक्शन 14 के हिसाब से। 12 और 13 के हिसाब से नहीं निकालना है, नहीं निकालना है, ठीक है। 12-13 के हिसाब से नहीं निकालेंगे, चाहे गुड्स का केस हो चाहे सर्विसेज का केस हो। अगर रेट चेंज हुआ है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है, सेक्शन 14 के हिसाब से। अब सेक्शन 14 क्या बोलता है? सबसे पहले तो उसने ओवरराइड कर लिया 12 और 3 को, 13 को। उसने किसको ओवरराइड कर दिया? 12 और 13 को। क्या बोला कि भाई नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 12 एंड 13 टाइम ऑफ सप्लाई जब चेंज इन रेट ऑफ टैक्स होगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा? इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। कौन सी तीन चीजें? पहला सप्लाई पे, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करेगा और सेक्शन 14 के हिसाब से निकालेंगे सप्लाई, इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट। अब उन्होंने क्या बोला कि इनमें से, इन तीन में से, ये देखो डायग्राम से समझेंगे, इन तीन में से दो इवेंट किधर आ रहे हैं? इन तीन में से दो इवेंट आपके अगर पहले आ रहे हैं, चेंज इन रेट के पहले आ रहे हैं, तो ओल्ड रेट ले लो, ओल्ड रेट ले लो। इन तीनों में से दो इवेंट बाद में आ रहे हैं तो न्यू रेट ले लो। सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या बोला इन्होंने यहाँ पे कि आपका क्या तीन इवेंट है? इनवॉइस, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या रिसीट ऑफ पेमेंट। इनमें से दो इवेंट यहाँ पे चेंज इन रेट के पहले आ रहे हैं तो आप ओल्ड रेट ले लोगे, बाद में आ रहे हैं तो न्यू रेट ले लोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे क्या बात करी, अपन ने यहाँ पे क्या बात करी कि 1 जुलाई को आपका रेट चेंज हो रहा है, 1 जुलाई को आपका रेट चेंज हो रहा है, ठीक है। इनवॉइस यहाँ पे आपकी इशू हो गई फॉर एग्जाम्पल 15 जून को, और पेमेंट भी आ गया यहाँ पे कब? आपको समझ लो 16 जून को। बट आपका सप्लाई एक्चुअली कब हुआ है? 5 जुलाई को हुआ है, 5 जुलाई को हुआ है। तो उस केस में इन्होंने क्या बोला? आप ओल्ड रेट लोगे, ओल्ड रेट लोगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी इनवॉइस तो आपने इशू कर दी थी 15 जून को, बट आपका पेमेंट कब आया? आपका पेमेंट आया 10 जुलाई को। तो सप्लाई और पेमेंट दोनों बाद में आए, दोनों बाद में आए, तो फिर उन्होंने बोला न्यू रेट ले लो, न्यू रेट ले लो। तो सिंपल सी बात है, इनवॉइस, सप्लाई और पेमेंट में से, तीन में से दो इवेंट जहां पे है वो रेट होगा। अगर बिफोर चेंज इन रेट है आपके यहाँ पे वो दो इवेंट्स, तो ओल्ड रेट हो जाएगा। आफ्टर चेंज इन रेट दो इवेंट हो रहे हैं तो न्यू रेट हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे देखो, रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा वो अपन देख रहे हैं, ओल्ड न्यू कैसे, जहां पे दो इवेंट होंगे। टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा? टाइम ऑफ सप्लाई को या तो इनवॉइस से लिंक किया जाएगा या रिसीट ऑफ पेमेंट से। देखते हैं कैसे, ठीक है। एग्जाम में अपने को टाइम ऑफ सप्लाई जो लेना पड़ेगा जिस डेट का, या यहाँ पे जो टाइम ऑफ सप्लाई अपने से पूछेगा उसको किससे लिंक करेंगे? या तो इनवॉइस से या पेमेंट से, या तो इनवॉइस से या पेमेंट से, ठीक है। देखेंगे, चलो फर्स्ट केस। अब आप ही बताओ, एकदम सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। सप्लाई बिफोर है, बिफोर किसकी बात हो रही? चेंज इन रेट के पहले। रेट आपका चेंज हुआ, इंडिया में होते रहता है ना, जैसे कि 18% को 5% पे लाते हैं, 5% के प्रोडक्ट को कभी 18 पे ले गए, कोई 18 वाला 12 पे आएगा, 12 वाला 18 पे आएगा, ऐसे कुछ चेंज होते रहते हैं रेट्स। तो जब भी वो रेट चेंज होंगे तो उस केस में रेट कौन सा लेना और टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी पकड़ना, उसके लिए सेक्शन 14 है। तो अब पहला केस, सप्लाई आपकी बिफोर हो गई, बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। इनवॉइस भी आपने बिफोर यहाँ पे कर दी, बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, बट पेमेंट बाद में आया, पेमेंट बाद में आया। तो भैया दो चीजें किधर है? बिफोर है, बिफोर है। तो इस केस में क्या लग जाएगा भाई? ओल्ड रेट लग जाएगा, ओल्ड रेट लग जाएगा। अब टाइम ऑफ सप्लाई किससे लिंक्ड है? इनवॉइस से लिंक होगी, ठीक है। इनवॉइस या पेमेंट से होती है, पेमेंट वाला तो पकड़ना ही नहीं है। इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। आया क्या समझ में? ठीक है। यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई कभी भी अपनी किस में लिंक रहनी है? या तो इनवॉइस से या पेमेंट से, या इनवॉइस से या पेमेंट से। तो यहाँ पे क्या है? ओल्ड रेट ले रहे हैं तो इनवॉइस का ले लेंगे। इनवॉइस का डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। सेकेंड केस देखेंगे, क्या बात हुई? सप्लाई बिफोर हो गई, पेमेंट भी बिफोर आ गया, बट इनवॉइस आफ्टर है। तो इस केस में रेट क्या आएगा? ओल्ड, ओल्ड। टाइम ऑफ सप्लाई अपने को एग्जाम में क्या लिखना है भाई? टाइम ऑफ सप्लाई अपन लिखेंगे रिसीट ऑफ पेमेंट का डेट, पेमेंट का डेट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद थर्ड केस, सप्लाई आपकी बिफोर है और आपका यहाँ पे इनवॉइस भी आफ्टर है, रिसीट ऑफ पेमेंट भी आफ्टर है। तो भाई आफ्टर है तो न्यू रेट लग जाएगा, न्यू रेट लग जाएगा। अब रेट क्या लगेगा यहाँ पे? न्यू रेट, ठीक है। और टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस,
और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्या बोला यहाँ पे, डेट ऑफ, क्योंकि दोनों आफ्टर है, इन दोनों में से ही लेना है। तो क्या बात हुई, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में अपन यहाँ लिख लेते हैं सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट, ऐसे केसेस हैं सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट। ठीक है, अब आपका सप्लाई आफ्टर है, इनवॉइस भी आपका आफ्टर है। ठीक है, सप्लाई आफ्टर है, इनवॉइस भी आपका आफ्टर है, पेमेंट बिफोर है। तो भाई अभी यहाँ पे दो इवेंट आफ्टर है तो न्यू रेट लग जाएगा, न्यू रेट लग जाएगा। और रेट क्या लेंगे, इनवॉइस का डेट लेंगे, डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेंगे अपन, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई ले लेंगे अपन। आया क्या समझ में। उसके बाद सप्लाई आपका आफ्टर है, ठीक है, पेमेंट आपका आफ्टर है, इनवॉइस आपका बिफोर है। तो इस केस में अपन क्या ले लेंगे, दोनों आफ्टर है, न्यू रेट ले लेंगे। और यहाँ पे पेमेंट का जो रेट है, डेट है, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो भाई डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। आएगा समझ में। उसके बाद में यहाँ पे आपको सप्लाई आपका आफ्टर है बट इनवॉइस और पेमेंट दोनों बिफोर है। तो इस केस में क्या लेंगे भैया, अपन दोनों बिफोर है तो ओल्ड रेट होएगा, रेट ओल्ड रेट होगा। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी अर्लियर है, इन दोनों में से जो भी अर्लियर है। ठीक है, तो ये ऐसी 6 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे निकल के आती है। ठीक है, इस तरह से कोई भी आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये पूरा डायरेक्ट बहुत डिटेल वैसे अपन पढ़ नहीं रहे हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। ये बस ये पॉसिबिलिटी आती है और इससे आपका काम हो जाएगा, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं अपन, ये अपन क्या करने वाले हैं भाई, आप इसमें से 6 पॉसिबिलिटी में से कोई भी पॉसिबिलिटी पे एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपको यहाँ पे सॉल्व कर देना है, ऐसे आपको ऐसे ही सॉल्व कर देना। आया क्या समझ में। ठीक है, सब में रीजंस लिखे जो अपन ने डिस्कस किए वो। सो आपको इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं, एक पर्टिकुलर ये पॉसिबिलिटी पूछ ली, ये पॉसिबिलिटी पूछ ली, तो आपको बस इसी तरीके से क्या करना है, इसका आपको रेट निकालना है और टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे निकाल लेना है। आया क्या समझ में। देखो अब एग्जाम्पल देखेंगे। Determine time of supply in the following case assuming GST rate changes from 80 to 20% with effect from 1st June. So 1st June को रेट चेंज हो गया 18% से यहाँ 20% हो गया, 18% to 20% आ गया 1st June से। तो इस केस में आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालने बोल रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई निकालने बोल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या बात है। पहला केस, सप्लाई का यहाँ डेट दिया आपको, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, डेट ऑफ सप्लाई दिया, उसके बाद इनवॉइस का डेट दिया, उसके बाद रिसीट ऑफ पेमेंट का डेट दिया। आपको टाइम ऑफ सप्लाई पूछ रहा है और एप्लीकेबल रेट पूछ रहा है। चलो देखते हैं, अब आप ही बता दोगे, बहुत इजी है। सप्लाई 28 मई को हो रही है, इनवॉइस 9 जून को है, रिसीट ऑफ पेमेंट 25 जुलाई को है। अब यहाँ पे अपना रेट कब से चेंज हुआ था भाई, 1st जून, यहाँ लिखा है ना 1st जून से। तो 1st जून के पहले ये बिफोर है, यहाँ पे ये आफ्टर है, ये आफ्टर है, तो यहाँ पे रेट लग जाएगा न्यू रेट। न्यू रेट क्या है, 20%, तो न्यू रेट लग गया 20%। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा भाई, यहाँ पे इन दोनों में से लेना रहेगा अपने को, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया 9 जून 2025। आया क्या समझ में, है ना, सिंपल है। नेक्स्ट, सप्लाई आपका 28 मई को है, 28 मई को है, इनवॉइस आपका 28 मई को है, रिसीट ऑफ पेमेंट आपका 25 जुलाई को है। 1 जून को अपना रेट बदला है, तो ये क्या हो गया भाई, ये आपका बिफोर है, ये आपका बिफोर है, ये आपका आफ्टर है। ठीक है, तो दो इवेंट्स बिफोर है, तो रेट क्या लग जाएगा भाई, ओल्ड रेट लग जाएगा, ओल्ड रेट लग जाएगा। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, तो भाई टाइम ऑफ सप्लाई अपना इशू ऑफ इनवॉइस का डेट रहेगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 28/5 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। समझ में आया क्या। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटी 28/5 तो सप्लाई तो बिफोर है ही, ये 9 जून है, दिस इज आफ्टर, दिस इज 26 मई, दिस इज बिफोर। सो आपके दो इवेंट्स बिफोर है, दो इवेंट्स बिफोर है। तो इस केस में आप बताओ यहाँ पे कौन सा रेट लगेगा, ओल्ड रेट ही लगेगा, ऑब्वियसली ओल्ड रेट लगेगा। ठीक है, तो ओल्ड रेट लग जाएगा। ओल्ड रेट अपना कितना है, 18%। और यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट हो जाएगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ आया क्या समझ में। उसके बाद यहाँ पे सप्लाई हुआ है 10 जून को, उसके 3 पॉसिबिलिटी दिए हुए हैं। तो सप्लाई 10 जून को हुआ है, तो ये आफ्टर है भाई, हर केस में ये तो आफ्टर हो गया। उसके बाद डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अपना कब है, बिफोर है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या है अपना, आफ्टर है।
तो इस केस में 2 इवेंट्स आफ्टर है तो रेट न्यू लग जाएगा 20%। ठीक है, क्या क्या आफ्टर है, सप्लाई और रिसीट ऑफ पेमेंट, और रिसीट ऑफ पेमेंट क्या बन जाएगा, अपना टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, 25/6। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सप्लाई तो आफ्टर है ही 10th जून। उसके बाद ये डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस अपना कब है, बिफोर, फिर उसके बाद रिसीट ऑफ पेमेंट भी बिफोर, दोनों यहाँ पे 1 जून से पहले। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, रेट क्या लग जाएगा, रेट आपका लग जाएगा ओल्ड रेट, क्योंकि 2 इवेंट्स बिफोर है तो आपका रेट ओल्ड रेट लग जाएगा। फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर कम्स टू 16/5। आया क्या समझ में। उसके बाद डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस कितना है अपना, ये तो आफ्टर है ही। उसके बाद में यहाँ पे क्या बात हुई, यहाँ पे आपका 9th ऑफ जून को 1 सेकेंड 9th ऑफ जून को आपका इश्यू ऑफ इनवॉइस है, दैट इज आफ्टर। रिसीट ऑफ पेमेंट आपका कब है, बिफोर। सो 2 इवेंट्स आफ्टर है तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, टाइम ऑफ सप्लाई तो अपना यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस आ जाएगा, रेट क्या लग जाएगा, यहाँ पे न्यू रेट लग जाएगा। 2 इवेंट्स आफ्टर है तो रेट न्यू लग जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आया क्या समझ में। ये है सेक्शन 14 की बातें। ठीक है, अभी अपन एक प्रोविजो एक्सप्लेनेशन पढ़ने के, बाकी उसके अलावा आपको ये समझ में आया क्या, इस पे मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस है इस पे, क्वेश्चन बैंक पे अपन अभी जाएंगे, क्वेश्चन बैंक पे। सो आपको समझ में आया क्या, सिंपल सी बात क्या है, 2 इवेंट्स कहाँ है अपने को देखना है, जहां अगर 2 इवेंट्स पहले हैं तो ओल्ड रेट लगेगा, 2 इवेंट्स बाद में है तो न्यू रेट लगेगा। और टाइम ऑफ सप्लाई किससे लिंक होगा, या तो इनवॉइस से या पेमेंट से, दैट्स इट। अब देखो नीचे एक्सप्लेनेशन पे आओ और प्रोविजो पढ़ेंगे। रिसीट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ सप्लायर, सप्लायर की बुक्स में जब एंट्री हो रही है, या डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। तो जनरली व्हाट डू मीन बाय रिसीट ऑफ पेमेंट, कि जब आपके सप्लायर के बुक्स में एंट्री हो रही है या क्रेडिट हो रहा है बैंक अकाउंट में, विच एवर इज अर्लियर। बट अब प्रोविजो क्या बोलता है वो देखते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक प्रोविजो अलग बात बनाई, क्या इन्होंने बोला कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या मान लेंगे, डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट मानेंगे। किस केस में, खाली एक केस में, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट को डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट मानेंगे इफ सच क्रेडिट इन बैंक अकाउंट इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। रेट चेंज हुआ उसके 4 दिन के बाद का अगर यहाँ पे क्रेडिट है बैंक में, तो उस केस में डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट हम क्या मान लेंगे, जो क्रेडिट हुआ बैंक अकाउंट में, क्रेडिट का डेट मान लेंगे, बैंक के क्रेडिट का डेट मानेंगे, बुक एंट्री का डेट नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो रेट वेट चेंज हो उस टाइम पे, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बनाया। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट हम बैंक की एंट्री को ही मानेंगे अगर क्रेडिट 4 वर्किंग डे बाद हुआ है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के। ठीक है, अब देखो एग्जांपल से समझो, अच्छे से समझ में आएगा। 1-2 क्वेश्चन भी है इसके क्वेश्चन बैंक में। हरीश एंड कंपनी प्रोवाइड्स इट्स बिल्डिंग ऑन रेंटल बेसिस टू कमर्शियल लिमिटेड फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 1 लाख रुपीज। सो 1 लाख रुपए का महीने का रेंट है। ठीक है, एज पर अग्रीमेंट रेंट अक्रूज ऑन द लास्ट डे ऑफ द रेलेवेंट मंथ एंड सर्विस गेट्स कंप्लीटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द रेलेवेंट मंथ। तो किसी भी महीने की लास्ट डेट पे आपकी सर्विस कंप्लीट होगी, मतलब कि सप्लाई आपका कब होगा, लास्ट डे ऑफ रेलेवेंट मंथ यहाँ पे। ठीक है, फॉर जुलाई 25 हरीश एंड कंपनी हैज बिल्ड 1 लाख ऑन 10/8/25। सो ये क्या है, बिल किया मतलब इनवॉइस का डेट है। ये क्या दिया है अपने को, जुलाई का इनवॉइस का डेट 10th of August 25। ठीक है, आंसर भी देखते जाते हैं साथ साथ में। डेट ऑफ इनवॉइस 10th August 25, क्योंकि बिलिंग हुआ इस दिन। चेक इज रिसीव फ्रॉम कमर्शियल ऑन 29/7। चेक आया 29/7 को, उससे कोई मतलब नहीं है। अकाउंटेड इन द बुक्स ऑन 37। हाँ, ये दिस इज व्हाट डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स। ठीक है, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स, चेक की एंट्री कब हुई आपकी यहाँ पे 37 को। एंड डिपॉजिटेड ऑन द बैंक ऑन द सेम डे, हाउ इट गॉट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट ऑन 3/8। बैंक में कब क्रेडिट हुआ, 3/8 को, 3rd August को। डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ चेक क्या है, 3rd August है। ठीक है, ये अपन ने जॉट डाउन कर लिया। ड्यू टू आउटस्टेशन क्लियरेंस, मीनवाइल जीएसटी रेट चेंज टू 18% फ्रॉम 12%। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में करेक्शन करो, 18% के पहले 2 लिखो। सो मीनवाइल जीएसटी रेट आपका चेंज हो गया, 18% हो गया 12 से। तो आपका ओल्ड रेट क्या था, 12%। न्यू रेट अपना क्या हो गया है, 18%। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, आपको बोल रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई निकालो, रेलेवेंट रेट एप्लीकेबल निकालो। ठीक है, तो अब देखते हैं सर्विस कब कंप्लीट हुई, किसकी बात हो रही है, जुलाई 25 की। जुलाई 25 की सर्विस कब कंप्लीट हुई, कंप्लीशन ऑफ सर्विस कब आ रहा है अपना, 31/7। 31/7 आपका कंप्लीशन ऑफ सर्विस आ रहा है। डेट ऑफ इनवॉइस आपका क्या आ रहा है, 10th of August आ रहा है, 10th of August आ रहा है। ठीक है,
ये अपन ने देख लिया। सर सप्लाई कब है अपना, यहाँ पे 31 जुलाई। इनवॉइस का डेट क्या है अपना, यहाँ पे 10 अगस्त। ये तो क्लियर है। उसके बाद रेट कब चेंज हुआ था, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स कब हुआ है अपना, 1 अगस्त को हुआ है। 1 अगस्त को हुआ है। अब यहाँ पे अपने को क्या देखना है कि बैंक में जो क्रेडिट हुआ है वो कब हुआ है। यहाँ पे बैंक में क्रेडिट आपका यहाँ पे विद इन 4 वर्किंग डेज हो गया है क्या, यस। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स 1 तारीख को हुआ, बैंक में क्रेडिट यहाँ पे 3/8 को हो गया, 3/8 को हो गया। तो ये प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगा मतलब नॉर्मल अपना जो डिस्कशन हुआ है वही एप्लीकेबल रहेगा। मतलब कि क्या रहेगा भाई, यहाँ पे पेमेंट का डेट क्या लेंगे, विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स और क्लियरेंस ऑफ चेक विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो विच एवर इज अर्लियर कम्स टू 30/7 आपका पेमेंट का डेट हो गया। पेमेंट का डेट हो गया। समझ में आया क्या, कैसे निकालना है अपने को। चेंज इन रेट कब हुआ, उसके 4 दिन के अंदर अंदर अगर बैंक में क्रेडिट है, बैंक में क्रेडिट है तो फिर प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर अपन ने जो नॉर्मल प्रोविजंस पढ़े वही बात हुई। मतलब कि क्या रहेगा, पेमेंट का डेट, डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ चेक और एंट्री इन द बुक्स विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर मतलब 37/25 आ गया। 37/25 आपके पेमेंट का डेट आ गया। अब आपका 1 तारीख को रेट चेंज हुआ है। देखते हैं बिफोर क्या है, आफ्टर क्या है। 31/7 सर्विस आपकी यहाँ पे जो सप्लाई है दैट इज बिफोर, इनवॉइस इज आफ्टर, फिर उसके बाद पेमेंट इज बिफोर। सो 2 इवेंट्स अपने बिफोर है, सप्लाई और पेमेंट। सप्लाई और पेमेंट अपना बिफोर है। तो इस केस में अपना रेट क्या आ जाएगा भाई, ओल्ड रेट आ जाएगा। ओल्ड रेट कितना था, 12%। ओल्ड रेट कितना था, 12%। तो 12% का आपका रेट लग जाएगा, पहली बात। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ पे क्या आ गई कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, तो बिफोर के अपन ने क्या क्या पकड़ा था, सप्लाई और पेमेंट। तो पेमेंट का डेट अपना टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, मतलब 37/25 अपना टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, as per above mentioned provision, date of receipt of payment will be 37 because payment got credited within 4 working days from CERT, change in rate of tax। ठीक है, तो 4 दिन में पेमेंट आ गया तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट 37 पकड़ेंगे। Hence CERT is on 1/8 मतलब कि चेंज इन रेट ऑफ टैक्स 1/8 को है। 2 इवेंट्स आर बिफोर CERT दैट इज कंप्लीशन ऑफ सर्विस 31/7 को है एंड यहाँ पे रिसीट ऑफ पेमेंट 37 को है। ठीक है, सो TOS विल बी 37 एंड एप्लीकेबल रेट विल बी 12%। एप्लीकेबल रेट अपना क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा। आया क्या समझ में। अब यहाँ पे देखो सेकेंड सिचुएशन दी है इन्होंने, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ चेक गॉट क्रेडिटेड इन बैंक ऑन 10/8। अब आपका चेक 10 तारीख को क्रेडिट हुआ, 10 तारीख को क्रेडिट हुआ, तो अब इसमें ये भाई विद इन 4 वर्किंग डेज क्रेडिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या बात हुई भाई, 10 तारीख को क्रेडिट हुआ है, ये 10 तारीख को क्रेडिट हुआ है। तो इस केस में प्रोविजो क्या बोलता है कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट लेंगे इफ सच क्रेडिट इन द बैंक इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम चेंज इन रेट। चेंज इन रेट के 4 वर्किंग डेज की बात है। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट क्या पकड़ लेंगे अपन, 10/8 पकड़ेंगे। पेमेंट का डेट 10/8 पकड़ेंगे, मतलब जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ वो लिया। सेकेंड सिचुएशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो अब इस केस में क्या होगा, सेकेंड सिचुएशन में 10/8 लिया, तो अब सप्लाई तो अपना बिफोर है, इनवॉइस आफ्टर है, पेमेंट भी आफ्टर हो गया, पेमेंट भी आफ्टर हो गया। तो अब इस केस में क्या लग जाएगा, न्यू रेट लग जाएगा। न्यू रेट लग जाएगा मतलब 18%। और टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर दोनों सेम डेट पे है, तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 10/8 हो जाएगा। लिख लो आप सिचुएशन 2 का आंसर, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ठीक है, आया क्या समझ में। तो सिंपल है, बहुत सारे अपन इस पे क्वेश्चंस अभी करते हैं। चलो सबसे पहले इसके क्वेश्चन ही कर लेते हैं, फिर आगे आएंगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक में अपन सेक्शन 14 देख रहे हैं, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के क्वेश्चंस अभी। ठीक है, सो MTP में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है। आई बाई अ सेट ऑफ मॉड्यूलर फर्नीचर फ्रॉम अ रिटेल स्टोर। ठीक है, इनवॉइस इज इशूड टू मी एंड आई मेक द पेमेंट। ठीक है, इनवॉइस पेमेंट हो गया। द फर्नीचर इज डिलीवर्ड टू मी अ वीक लेटर व्हेन अ टेक्नीशियन इज अवेलेबल टू असेंबल एंड इंस्टॉल इट। एक हफ्ते बाद फर्नीचर डिलीवर हो गया। द नेक्स्ट डे द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू मॉड्यूलर फर्नीचर इज रिवाइज्ड अपवर्ड। ठीक है, अब रेट ऑफ टैक्स बढ़ गया नेक्स्ट डे। ठीक है, रिवाइज अपवर्ड हो गया। एंड स्टोर सेंड्स मी अ सप्लीमेंट्री इनवॉइस विद द डिलीवरी नोट अकम्पनिंग द फर्नीचर टू कलेक्ट टू द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ टैक्स। स्टोर ने क्या कर दिया भाई, मेरे को सप्लीमेंट्री इनवॉइस भेज दिया। यहाँ पे क्या बोला कि भाई यहाँ पे रेट चेंज हो गया तो आप टैक्स यहाँ पे दो। इज द स्टोर इज दिस करेक्ट ऑन स्टोर्स पार्ट, गलत बात है भाई।
ठीक है, नो द स्टोर इज नॉट करेक्ट इन इशूइंग सप्लीमेंट्री इनवॉइस एंड विद द रिवाइज रेट ऑफ टैक्स, द रिवाइज रेट ऑफ टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू द ट्रांजैक्शन, क्योंकि इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही पहले हो गया। अपन ने देखा उसने यहाँ पे देखो पहले इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही पहले हो चुका है, तो इस केस में द टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लियर ऑफ दीज टू इवेंट, दैट इज इशू ऑफ इनवॉइस या रिसीट ऑफ पेमेंट, बोथ ऑफ विच आर बिफोर चेंज इन रेट, सो ओल्ड रेट विल बी एप्लीकेबल। सीधी सादी बात है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है इनवॉइस भी पहले हो गया है, पेमेंट भी पहले हो गया है, उसके एक हफ्ते बाद यहाँ पे उनको क्या डिलीवर किया है, फर्नीचर डिलीवर किया है, उसके एक दिन बाद क्या हो गया यहाँ पे रेट चेंज हो गया है, तो भाई उसने सप्लीमेंट्री इनवॉइस भेज दी, गलत बात है। जब इनवॉइस भी पहले हो गया, पेमेंट भी पहले हो गया, तो भैया इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बात हो गई, यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा, ओल्ड रेट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन ऑनलाइन पोर्टल बेस्ट इन्फो रेजेस इनवॉइस फॉर डेटाबेस एक्सेस ऑन 21st Feb, सो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होगी 21st Feb ऑन रॉयल बंसल लिमिटेड, ठीक है। द पेमेंट इज मेड बाय रॉयल बंसल बाय डीडी सेंट ऑन 25th Feb, डीडी उन्होंने भेजा 25th Feb को, विच इज रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द अकाउंट्स ऑन 28th Feb, बुक्स में एंट्री कब किया आपने 28 Feb को, 28 Feb को, ठीक है, तो पेमेंट का ये एक डेट आया। बेस्ट इन्फो इनकैशेस द डीडी, डीडी को इनकैश करा लिया यहाँ पे, एंड देयरफॉर एंड देयर आफ्टर गिवन एक्सेस टू डेटाबेस ऑन 3rd March, 3rd March को क्या दिया, एक्सेस दिया, मतलब सप्लाई कब हुई है 3rd March को। इन द मीन वाइल रेट ऑफ टैक्स चेंज फ्रॉम 1st March, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स आपका क्या हो गया 1st March हो गया, तो व्हाट इज यूर CERT 1st March, 1st March। इनवॉइस का डेट आपका क्या है यहाँ पे 21st Feb, फिर उसके बाद आपका पेमेंट का डेट क्या आ रहा है यहाँ पे 28th Feb, 28th Feb क्योंकि डीडी है यहाँ पे, ठीक है, तो एनकैश करा लिया जा करके, तो यहाँ पे बुक्स में कब एंट्री की 28th Feb को, तो वो आपका डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगा। और उसके बाद में सप्लाई आपकी कब हुई 3rd March को, तो 2 इवेंट्स बिफोर है क्या, 2 इवेंट्स बिफोर है, तो इस केस में आपका यहाँ पे रेट कौन सा लगेगा भाई, ओल्ड रेट लगेगा, ओल्ड रेट लगेगा, और रेट कब का लगेगा, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर कम्स टू 21st Feb, 21st Feb आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, देख लो पहले आंसर। As issuance of invoice and receipt of payment, that is entry in the payment in Best Info's account occurred before change in rate of tax, ये दोनों before change in rate of tax है। The time of supply by online portal is earlier of date of issue of invoice or receipt of payment, इन दोनों का earlier हो जाएगा, मतलब 21st Feb। This would be so even though the service commences after change in rate, service भले change in rate के बाद हो, supply भले change in rate के बाद हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, 2 events पहले हैं तो आपका पहले का रेट लग जाएगा। आएगा समझ में, सिंपल है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसको स्ट्राइक आउट करो, वो क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्चुअली वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वाला क्वेश्चन था सेक्शन 13 का, तो अपन ने जब सेक्शन 13 के क्वेश्चंस किए थे उस सेक्शन में ये वाला अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। ये देखो ये 23 वाला था क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको यहाँ से स्ट्राइक आउट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 27, अगेन एमटीपी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होते हैं एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चंस। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई निकालने आपको बोल रहे हैं। अज्यूम दैट ऑल डेज कवर्ड इन द अबव आर वर्किंग डेज, ठीक है भाई। सो अभी देखते हैं, कमेंसमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, आपकी सर्विस शुरू कब हुई 5 जून को, कंप्लीशन ऑफ सर्विस 10th अक्टूबर को, काम की डेट क्या है 10th अक्टूबर, ठीक है, क्योंकि सर्विस कंप्लीट हुई, तो दिस इज सप्लाई सर्विस वाला जो अपना। इनवॉइस इशू हुई यहाँ पे कब, अपनी 20th अक्टूबर को, ये भी अपने काम की डेट है। पेमेंट रिसीव बाय चेक एंड एंटर्ड इन द बुक्स, पेमेंट आपका आया बुक्स में, आपने कब एंट्री की 15 अक्टूबर को, और बैंक में क्रेडिट कब हुआ आपका यहाँ पे 18th अक्टूबर को, 18th अक्टूबर को। रेट कब चेंज हो रहा है 16 अक्टूबर को अपना रेट चेंज हो रहा है, 16 अक्टूबर को अपना रेट चेंज हो रहा है, 12% से 18% आपका रेट हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द ओल्ड रेट 12%, व्हाट इज द न्यू रेट 18%, 12 से 18 पे आप चले गए, ठीक है, तो व्हाट इज द न्यू रेट 18% है आपका। अब यहाँ पे देखो अपनी क्या बात आती है, अपने को टाइम ऑफ सप्लाई निकालने बोला है, टाइम ऑफ सप्लाई निकालने बोला है, तो अब आपका यहाँ पे कब हो रहा है 16 अक्टूबर, व्हाट इज योर CERT 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कंप्लीशन ऑफ सर्विस बिफोर है कि आफ्टर है, आप ये बताओ भाई। 16 अक्टूबर से 10 अक्टूबर बिफोर है मैम, कैसी बात कर रहे हो, बिफोर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इनवॉइस इशू आपका यहाँ पे कब है 20 अक्टूबर, चेंज इन रेट कब हुआ है 16 अक्टूबर, तो यहाँ पे ये क्या है, ये आफ्टर है भाई, ये आफ्टर है।
अब पेमेंट का क्या पकड़ेंगे भाई? भाई बैंक में क्रेडिट हो गया, चेंज इन रेट के विद इन 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो अपन सिंपल लेंगे जो भी एंट्री इन बुक्स और क्रेडिट इन द बैंक विच एवर इज अर्लियर, प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल, विच एवर इज अर्लियर मतलब 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर अपना क्या हो गया भाई? यहाँ पे पेमेंट का डेट हो गया, पेमेंट का डेट हो गया। अब ये जो पेमेंट का डेट है 15 अक्टूबर, ये 16 के पहले है मतलब बिफोर, बिफोर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या बात हुई? कितने इवेंट्स बिफोर है अपने? यहाँ पे 2 इवेंट्स बिफोर है। सप्लाई अपना बिफोर है, सप्लाई अपना बिफोर है और पेमेंट अपना बिफोर है। इनवॉइस अपनी आफ्टर है, इनवॉइस अपनी आफ्टर है। तो बिफोर है तो न्यू रेट लगेगा कि ओल्ड रेट लगेगा? भाई मैम सीधे बिफोर है तो ओल्ड रेट लगेगा, ओल्ड रेट लगेगा मतलब 12% लग जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ सर्विस आपका यहाँ पे 10 अक्टूबर था और यहाँ पे पेमेंट का डेट 15 अक्टूबर था। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर, पेमेंट का डेट 15 अक्टूबर आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। बस यही बात है, सिंपल सी बात है। आया क्या समझ में? ठीक है, वही चीजें लिखी हुई है, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। देखो पढ़ेंगे। The explanation to section 14 lays down that date of receipt of payment क्या होता है? Date on which payment is entered in the books of accounts of supplier, books की entry और date of payment of credit in the bank account whichever is earlier, दोनों में से जो भी earlier है। However, date of receipt is date of credit in bank account. Date of receipt को date of credit in bank account कब मानते हैं? If such credit in bank account is after 4 working days. After 4 working days होता है तो फिर सिर्फ बैंक वाला जो डेट है उसी को अपन कंसिडर करते हैं। बट इस केस में क्या है? पेमेंट हैज बीन क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट विद इन 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। अपन ने देखा यहाँ पे बैंक में क्रेडिट हो गया, यहाँ पे 16 को आपका यहाँ पे रेट चेंज हुआ, 18 को बैंक में क्रेडिट हो गया। इट इज विद इन 4 वर्किंग डेज। सो इस केस में वर्किंग डेज लेते हैं हाँ ये। सो इट इज विद इन 4 वर्किंग डेज। देयरफॉर द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट अपन क्या मानेंगे? 15 अक्टूबर। ये अपन ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं, अपन बस एक बार पढ़ रहे कि एग्जाम में लिखना कैसे है। सो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर हो जाएगा, बीइंग द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, विच इज अर्लियर देन डेट ऑफ क्रेडिट। तो ये यहाँ पे पेमेंट की बात होगी। उसके बाद इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, इफ सर्विस इज सप्लाइड बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, सर्विस आपकी बिफोर है एंड इनवॉइस इज इशूड आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स एंड पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। मतलब यहाँ पे सीधे बंदे बता दिया कि भाई कौन सी चीज का क्या है। द टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट हो जाएगा और इसके प्रोविजन अप्लाई करके टाइम ऑफ सप्लाई इज व्हाट? 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, दो चीजें पहले हैं तो ओल्ड रेट लग जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई आपको बता देना, रेट ऑफ टैक्स आपको बता देना। सिंपल सी बात है। आया क्या समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। मिस्टर महेंद्र शर्मा, an interior decorator registered at Ahmedabad, Gujarat, provides service to one of its client XYZ company registered in Pune, महाराष्ट्र। तो महेंद्र शर्मा अहमदाबाद में इन्होंने सर्विस दी अपने क्लाइंट को जो पुणे में है। द प्रोविजन ऑफ सर्विस वॉज कंप्लीटेड ऑन 10/8। तो सर्विस कंप्लीट कब हो रही? 10/8 को कंप्लीट हो रही है। पेमेंट वॉज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 11/8। पेमेंट किसके? महेंद्र शर्मा के बुक में, सप्लायर के बुक में पेमेंट 11/8 को आ गया। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 16/8 व्हाट इज द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का यहाँ पे डेट? 16/8 एप्लीकेबल रेट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 12%। सो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स अपना क्या है यहाँ पे? CERT अपना 16/8 है, 16/8 है। ठीक है, रेट अपना क्या है यहाँ पे? रेट ओल्ड रेट अपना 5%, न्यू रेट 12%। ठीक है, उसके बाद में अपन ने और अभी यहाँ पे क्या पढ़ा था? सर्विस सप्लाई का डेट क्या है अपना? 10 अगस्त। ठीक है, उसके बाद में पेमेंट का बुक का एंट्री का तो 11/8 है, आगे देखते हैं। However, the payment was received and credited in bank on 17/8। बैंक में कब क्रेडिट हुआ है? 17/8 को यहाँ पे बैंक में क्रेडिट हुआ है। ठीक है, एंड इनवॉइस फॉर द सेम वाज रेज्ड ऑन 23/8। इनवॉइस का डेट क्या है? 23/8। अच्छा, पेमेंट अपनी बुक में कब आया है यहाँ पे? 11 तारीख को, 11/8 को। बैंक में क्रेडिट हो गया 17/8 को। तो 17/8 चेंज इन रेट के एक दिन के अंदर ही हो गया है। तो यहाँ पे अपन सीधे सीधे पेमेंट का डेट क्या लेंगे? 11/8 और 17/8 विच एवर इज अर्लियर। सो पेमेंट का डेट अपन क्या पकड़ेंगे यहाँ पे? बहुत सिंपल सी बात है, 11/8। ठीक है,
मिस्टर महेंद्र शर्मा क्लेम दैट ही इज लायबल टू पे जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। महेंद्र शर्मा बोल रहा है मेरे को 5% लगेगा, डिपार्टमेंट बोल रहा है भाई 12% लगेगा। अब आपसे पूछ रहे हैं एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ महेंद्र शर्मा कंटेंशन एंड डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई एंड एप्लीकेबल रेट एज पर द स्टैच्यूटरी प्रोविजन। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि भैया क्या लगना चाहिए, तो अब अपने को पता है, देखो बहुत सिंपल है। चेंज इन रेट 16 तारीख को हुआ है, ठीक है। सप्लाई अपना कब हो रहा है, सप्लाई अपना बिफोर है, इनवॉइस अपना 23/8 है मतलब आफ्टर है, और पेमेंट अपना बिफोर है। सो दो इवेंट बिफोर है तो ओल्ड रेट लग जाएगा, सप्लाई और पेमेंट दोनों बिफोर है तो ओल्ड रेट लग जाएगा। ओल्ड रेट यहाँ पे क्या है 5%, 5% लग जाएगा, ठीक है, 5% का रेट लग जाएगा। और यहाँ पे क्या लिया जाएगा, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट अपना टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 11/8 आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, इन द गिवन केस द टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी 11/8 एंड द एप्लीकेबल रेट विल बी द एप्लीकेबल रेट एंड द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई आपका 11/8 है और रेट एप्लीकेबल विल बी 5%, ठीक है। सो द कंटेंशन ऑफ महेंद्र शर्मा इज करेक्ट। महेंद्र शर्मा बोल रहा था 5% से देना है, तो वो जो बोल रहा है भाई वो सही बात है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वुड योर आंसर अंडरगो एनी चेंज इन द अबव केस इफ द पेमेंट वाज क्रेडिटेड ऑन बैंक ऑन 14/8 इंस्टेड ऑफ 17/8। अब वो बोल रहे हैं कि आपके बैंक में पैसा अगर 14/8 को आता तो क्या आपका आंसर चेंज होता, तो क्या आपका आंसर चेंज होता, तो भाई उसमें भी नहीं होता। अगर 14/8 को पेमेंट आता अपना बैंक में तो उस केस में पेमेंट की डेट भी अपन क्या मानते, यहाँ पे ये तो पहले ही आ गया, तो उस केस में अपना पेमेंट का डेट क्या रहेगा भाई, जो बुक का एंट्री है 11/8 और 14/8 विच एवर इज अर्लियर 11/8 ही रहता, 11/8 ही रहता, तो सेम डिटेल्स रहते तो ओल्ड रेट ही लगता, देख लो। Further, if the date of payment is credited to bank account on 14/8, the date of receipt will be 11/8 only. Since the payment is credited in bank before change in rate, so other things remaining same, the time of supply and applicable rate of tax will remain same. तो दोनों भी केस में सेम रहता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक बार पॉज करके पढ़ लो भला कि आंसर अपने को लिखना कैसे, बाकी ये बस बहुत सिंपल है, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग दैट रेट ऑफ जीएसटी चेंजेस फ्रॉम 18 to 20% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून। सो व्हाट इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का डेट क्या है, यहाँ पे आपका 1 जून, 1 जून, ठीक है। व्हाट इज द ओल्ड रेट 18%, व्हाट इज द न्यू रेट 20%, ठीक है। अब देखते हैं अपन, सो क्या क्या डिटेल्स दी है, सप्लाई ऑफ सर्विस की डिटेल दी है, इशू ऑफ इनवॉइस की डिटेल दी है, रिसीट ऑफ पेमेंट की डिटेल दी है, तीनों डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। सेम यहाँ पे आंसर में इतना पार्ट सेम है, बाकी खाली टाइम ऑफ सप्लाई और एप्लीकेबल रेट अपन बताएंगे, ठीक है। तो अपन नीचे वाले टेबल में ही देखते हैं। सप्लाई आपका अगर May 28 है तो इट इज व्हाट, यहाँ पे 3 केसेस के लिए बिफोर दिया हुआ है, सप्लाई इज बिफोर चेंज इन रेट, 1 जून के पहले। अब फर्स्ट वाला देखेंगे 9 जून, आपका इनवॉइस कब का है, इनवॉइस आपका 9 जून है, दैट इज आफ्टर। पेमेंट आपका जुलाई 25 है, दैट इज ऑल्सो आफ्टर। आफ्टर कब से पकड़ रहे हैं, 1 जून से। सो दो इवेंट्स आफ्टर है तो न्यू रेट लग जाएगा 20%, 20%। और यहाँ पे क्या पकड़ेंगे अपन इसको, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब 9 जून अपना टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, 9 जून टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, पहली बात। दूसरे केस में क्या बात है, May 28 आपका सप्लाई है बिफोर, ये यहाँ पे करेक्शन करो, जून नहीं है ये मई है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आपका क्या है, ये भी May 28 है, मतलब ये भी बिफोर हो गया, ये भी बिफोर हो गया। और जुलाई 25 आपका रिसीट ऑफ पेमेंट है, मतलब ये आफ्टर है। तो दो इवेंट्स अगेन बिफोर है, दो इवेंट्स बिफोर है तो क्या हो जाएगा, रेट अपना क्या लगेगा भाई, बिफोर वाला लग जाएगा 18% और May 28 अपना मतलब कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अपना टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद May 28 आपका सप्लाई ऑफ सर्विस है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस कब इशू हो रही है आपकी 9 जून को, 9 जून को, दैट इज आफ्टर। और यहाँ पे ये कब हो रहा है भाई, May 26 को पेमेंट आ चुका है, May 26 को आपका पेमेंट आ चुका है, सो दैट इज ऑल्सो व्हाट बिफोर। सो दो इवेंट्स बिफोर है यहाँ पे, 26 में या 28 में, यहाँ पे दो इवेंट्स बिफोर हो गए। सो इस केस में अपना रिसीट ऑफ पेमेंट को क्या मान लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब May 26 पेमेंट को ही पकड़ते हैं अपन, ठीक है। 18% ओल्ड रेट लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जून 10 को आपका सप्लाई हुआ है सर्विस, जून 10 को सप्लाई हुआ है सर्विस, मतलब कि ये क्या ही इवेंट आपका आफ्टर है, आफ्टर है। अब अपना इनवॉइस कब इशू हुआ है, इनवॉइस यहाँ पे बिफोर का दिया हुआ है, May 28 का बिफोर, जून 25 का आपका रिसीट ऑफ पेमेंट है, मतलब आफ्टर, ठीक है। तो दो इवेंट्स आपके आफ्टर है, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे अपन रिसीट ऑफ पेमेंट का पकड़ लेंगे, मतलब जून 25 पकड़ लेंगे और रेट क्या लगेगा, न्यू रेट लग जाएगा, क्योंकि दो इवेंट्स आफ्टर है। उसके बाद में इनवॉइस कब इशू हुई है, May 28 को, नेक्स्ट केस में, मतलब दिस इज बिफोर। रिसीट ऑफ पेमेंट भी बिफोर है,
सो यहाँ पे ये दोनों बिफोर है, May 16 को रिसीट ऑफ पेमेंट हुआ है। सो इस केस में आपका सप्लाई ऑफ सर्विस आफ्टर है, बट बाकी के दो इवेंट इनवॉइस और पेमेंट बिफोर है। सो आपका क्या लग जाएगा, ओल्ड रेट लग जाएगा 18%, और टाइम ऑफ सप्लाई अपन क्या पकड़ेंगे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब May 16 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे June 9 आपका क्या हो गया, आफ्टर हो गया, आफ्टर हो गया, और रिसीट ऑफ पेमेंट आपका May 28 है, दैट इज बिफोर। अब नाउ टू इवेंट्स आर आफ्टर, सप्लाई ऑफ सर्विस एंड इशू ऑफ इनवॉइस। सप्लाई ऑफ सर्विस एंड इशू ऑफ इनवॉइस दो इवेंट्स आपके आफ्टर है। आफ्टर है मतलब न्यू रेट लग जाएगा, न्यू रेट लग जाएगा मतलब 20% लग जाएगा। आया क्या समझ में, 20% लग जाएगा। और यहाँ पे अपन किसका पकड़ेंगे, यहाँ पे भाई यहाँ पे अपन पकड़ लेंगे सीधे सीधे इनवॉइस का डेट। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, इनवॉइस का डेट 9 जून। आया क्या समझ में, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। अब एग्जाम में इसमें से देखा अपन ने, कोई एक एक सिचुएशन भी पूछ लेते हैं, कभी कभार ऐसा टेबल वाला क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, तो जो भी पूछे अपन से गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अनुजा चेकड इन टू द वेलकम टूरिस्ट लॉज इन मदुरई ऑन 15 जुलाई। 15 जुलाई को यहाँ पे क्या किया, चेक इन किया। द रूम रेंट फॉर द सेम वाज 900 पर डे फॉर अ सिंगल रूम। रूम रेंट कितना है, 900 पर डे। शी चेकड आउट ऑन 17 जुलाई। 17 जुलाई को उसने चेकआउट भी कर लिया, ठीक है। द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम वाज रिसीव्ड बाय लॉज वाया चेक एट द टाइम ऑफ चेकिंग आउट। ठीक है, पेमेंट यहाँ पे लॉज को कैसे मिला, यहाँ पे चेकआउट पे 17 जुलाई को उसने चेक से पेमेंट कर दिया, एंटर इन द बुक्स ऑन द सेम डे। तो यहाँ पे आपका पेमेंट कब आ गया बुक्स में, भाई बुक्स में बुक्स की एंट्री कब आ गई, 17 जुलाई को बुक्स की एंट्री आ गई। सप्लाई भी कंप्लीट हो गया, 17 जुलाई को चेकआउट कर दिया उसने, ठीक है। सो सप्लाई और पेमेंट दोनों कंप्लीट हो गए। द लॉज डिसाइडेड टू इशू आर इनवॉइस ऑन द सेम डे व्हेन द अमाउंट गॉट्स क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट। बट लॉज ने बोला कि इनवॉइस हम कब इशू करेंगे, जब बैंक में पैसा आ जाएगा तब हम इनवॉइस आपको देंगे। The lodging of rooms were exempted up to 1000 earlier become chargeable from 18 जुलाई। तो 1000 तक के का लॉजिंग जो था वो एग्जेम्प्ट था, अब वो चार्जेबल हो गया यहाँ पे, अब वो चार्जेबल हो गया। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे कब हो रहा है, 18%। इसके पहले आपका रेट ऑफ टैक्स क्या था, निल, कुछ भी यहाँ पे था नहीं, और अब क्या हो गया, वो टैक्सेबल हो गया, टैक्सेबल हो गया है, ठीक है। Under GST law determine time of supply and taxability of the service of lodging in the hands of welcome tourist lodge। तो आपसे क्या पूछ रहा है भाई, टाइम ऑफ सप्लाई बता दो और ये टैक्सेबल होगा कि नहीं आप ये बता दो। इफ द चेक गेट्स क्रेडिटेड इनटू बैंक अकाउंट ऑन 20 जुलाई। बैंक अकाउंट में पैसा कब आ गया, 20 जुलाई को आ गया, इन्होंने बोला 20 जुलाई को आ गया। अज्यूमिंग दैट द डेज कवर्ड आर वर्किंग डेज। सो यहाँ पे आपका चेंज इन रेट हो गया, 18 तारीख को 20 को पैसा आ गया, 20 को पैसा आ गया, ठीक है। तो अभी इस केस में 4 दिन के अंदर अंदर ही पैसा आ गया है, तो इस केस में देखो अपन क्या पकड़ेंगे, डेट ऑफ पेमेंट अपन क्या पकड़ेंगे भाई, यहाँ पे बुक की एंट्री और बैंक की एंट्री विच एवर इज अर्लियर। बुक की एंट्री अपन ने देखा कब है, 17 जुलाई को इन्होंने बुक्स में एंट्री करी। सो 17 जुलाई और 20 जुलाई विच एवर इज अर्लियर। 17 जुलाई आपकी पेमेंट की डेट हो गई, देखेंगे। डेट ऑफ रिसीट इज ऑफ पेमेंट इज व्हाट, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 17 जुलाई और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट 20 जुलाई विच एवर इज अर्लियर। सो 17 जुलाई इनकी पेमेंट की डेट हो गई, 17 जुलाई इनके पेमेंट की डेट हो गई। चलो ये बात होगी। उसके बाद इनवॉइस कब इशू करेंगे, उन्होंने बोला जब पैसा बैंक में आ जाएगा उसी दिन इनवॉइस इशू करेंगे। पैसा बैंक में कब आया, 20 जुलाई को, 20 जुलाई। सो 20 जुलाई को क्या हो जाएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस यहाँ पे 20 जुलाई हो जाएगी। सिंस लॉज डिसाइडेड टू इशू इनवॉइस ऑन द क्रेडिट ऑन द बैंक अकाउंट, सो इन द गिवन केस चेंज इन रेट कब हुआ है, 18 जुलाई को। अब सर्विस भी हो गई है और पेमेंट भी आ गया है भाई, ठीक है। 17 तारीख को सर्विस भी हो गई है, पेमेंट भी आ गया है। सो यहाँ पे so the service and payment has been received before change in rate but invoice is issued after। invoice 20 तारीख की है। so the time of supply क्या हो जाएगा भाई, अपन का टाइम ऑफ सप्लाई अपने को क्या लेना पड़ेगा भाई, यहाँ पे देखो सर्विस और पेमेंट दोनों बिफोर हो गए, तो यहाँ पे बिफोर की बात आएगी, तो पेमेंट का डेट हो जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, मतलब 17 जुलाई का हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई 17 जुलाई का। ये टैक्सेबल कब से हुआ है, 18 जुलाई से। उसके पहले तो टैक्सेबल ही नहीं था, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिंस द सर्विस ऑफ लॉजिंग अप टू 1000 वाज एग्जेम्प्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, नो जीएसटी इज पेबल इन द गिवन केस। कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं, कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 5 मार्क के लिए आया था एग्जाम में, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली अपने यहाँ पे सेक्शन 14 के चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, प्रोविजंस लगेंगे सेक्शन 14 के, 13 या 12 के नहीं लगेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अपन कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे क्या, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो यहाँ पे अपना सेक्शन 14 कंप्लीट होता है। अब आ गया हो, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली रिफंड्स का यहाँ पे आ गया, लिख लो बाजू में, रिफंड चैप्टर के बाद पढ़ लेंगे इसको अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, ठीक है। ये क्वेश्चन किसका है, गुड्स प्लस सर्विसेज, सेक्शन 12 प्लस 13 का कॉम्बो क्वेश्चन है, ये पढ़ेंगे। एग्जाम का क्वेश्चन है अगेन 5 मार्क्स का। SRK लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर GST इज एंगेज इन सेल ऑफ फैब्रिक्स एज वेल एज डूइंग ऑफ जॉब वर्क
ऑफ निटिंग ऑफ यार्न फॉर गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स। सो सेल ऑफ फैब्रिक भी कर रहे हैं, फैब्रिक गुड्स हो गया, एज वेल एज जॉब वर्क कर रहे हैं। जॉब वर्क अपने को पता है सर्विस होता है, शेड्यूल 2 के हिसाब से अपन ने पढ़ा था, ठीक है। of knitting of yarn for garment manufacturers, the company provides the following information in respect of order received for both sale of fabric and job work। आपको दोनों की information दी है। Determine time of supply for the purpose of payment of tax under GST Act in respect of the above orders executed by company। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई बता दो, टाइम ऑफ सप्लाई बता दो, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे डिटेल्स क्या क्या दी है फैब्रिक की और जॉब वर्क की। डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म किया इस डेट पे, उसका कोई मतलब होता नहीं, फालतू के दे देते। डेट ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस ऑफ 1 लाख ईच, रिसीट ऑफ एडवांस का डिटेल दिया है। वैसे गुड्स के केस में अपन को पता है फॉरवर्ड चार्ज में एडवांस का भी कोई काम वाम है नहीं, ठीक है, जॉब वर्क का काम का है, ठीक है। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर, रिमूवल का डेट दिया हुआ है। रिमूवल का डेट जरूर यहाँ पे कैसे काम आता है अपने गुड्स के केस में, तो अपन ने पढ़ा है। लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस वही होती है, इनवॉइस के प्रोविजंस अपन ने पढ़े थे, क्या याद है कि जब आप गुड्स का रिमूवल करते हो उस टाइम तक आपको लास्ट इनवॉइस इशू करनी होती है। देन डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर फुल अमाउंट, पूरे अमाउंट की इनवॉइस एक्चुअल में आपने कब इशू करी ये दिया हुआ है। फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ बैलेंस पेमेंट ऑफ 50,000। एक एक देखते हैं। सबसे पहले सप्लाई ऑफ फैब्रिक क्या है, इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 लग जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है सेक्शन 12 से, बहुत इजी बात है, अपनी बात हुई है। सेक्शन 12 रेड विद नोटिफिकेशन नंबर 66/17। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। व्हाट इज द एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, 15/8। व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, 10/8। 10/8 तक के उसको इनवॉइस इशू कर देना था। सो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 10/8 हो जाएगा, और कुछ देखना ही नहीं है गुड्स के केस में, तो 10/8 हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। चलो देखो आंसर में देख लेते हैं। सप्लाई ऑफ फैब्रिक इज सप्लाई ऑफ गुड्स, अपन ने बता दिया। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट व्हेन द इनवॉइस ऑट टू बी इशूड। या तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑट टू बी इशूड, दैट इज बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स टू द रिसिपिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने बता दी इनवॉइस कब तक इशू करनी थी, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल तक के, वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। सो द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर 1 लाख एज वेल एज 50,000, मतलब टोटल अमाउंट के लिए क्या बात है, फॉर सप्लाई ऑफ फैब्रिक इज 10/8 हो जाएगी टोटल अमाउंट के लिए, चाहे एडवांस पहले आए बाद में 1,50,000 कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे पूरे अमाउंट के लिए 10/8, यहाँ पे 2020 आपकी क्या है भाई, यहाँ पे 10/8/2020 आपकी सिंपल सी बात है, आपका टाइम ऑफ सप्लाई है एज पर सेक्शन 12, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, जॉब वर्क इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। जॉब वर्क सप्लाई ऑफ सर्विस है अपन ने बता दिया, ठीक है। और टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या होता है, अगर अब सर्विस के केस में अपन ने सेक्शन 13 में देखा था, अगर इनवॉइस टाइम पे इशू होती तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस कितने दिन में इशू कर देनी चाहिए सर्विस के केस में, 30 डेज में, 30 डेज में। तो यहाँ पे द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज क्या होती है यहाँ पे, डेट ऑफ विद इन 30, हाँ, वेयर इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या होती है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट अपन ने जो भी बात की, ये क्या होती है आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होती है। तो यहाँ पे आपकी इनवॉइस यहाँ पे कब तक इशू हो गई है, 29 को आपकी इनवॉइस इशू हुई है, ठीक है। अब अपन जॉब वर्क की बात कर रहे हैं। सो 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस यहाँ पे आपका, यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर आपका दिया हुआ है यहाँ पे 15/9 के 30 डेज के अंदर है, हाँ बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। यहाँ पे इनवॉइस यहाँ पे टाइम पे इशू हुई है, तो क्या हो जाएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट। अब पेमेंट 2 पार्ट में आया, तो 2 पार्ट में अपना टाइम ऑफ सप्लाई आएगा सर्विस का। फर्स्ट पार्ट 1 लाख की बात करते हैं। 1 लाख के लिए क्या बात है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सो 29 और 12/9 विच एवर इज अर्लियर, सो 12/9 हो जाएगा फॉर 1 लाख। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ एडवांस ऑफ 1 लाख फॉर जॉब वर्क वुड बी 12/9। सेकेंड पेमेंट अपना कितने अमाउंट का है भाई, 50,000 का। 50,000 के केस के लिए इन्होंने बोला क्या रहेगा भाई, 50,000 के लिए डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस यहाँ पे क्या है भाई, 29, रिसीट ऑफ पेमेंट बैलेंस 50,000, 25/9, सो विच एवर इज अर्लियर मतलब 29, सो 50,000 के लिए 29 हो जाएगा। आया क्या समझ में। तो ये एग्जाम का 5 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात थी, ठीक है। फैब्रिक अपना गुड्स होता है, जॉब वर्क अपना क्या होता है, सर्विस होती है। तो अपने को यहाँ पे सेक्शन 12 लगाना था फैब्रिक में, सेक्शन 13 लगाना था किसमें, जॉब वर्क में। दैट्स इट, बढ़िया क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। KLM अ पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग हाउस रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, कहाँ पे रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र में। इट इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ बुक्स, सप्लाई ऑफ बुक्स कर रहे हैं, ठीक है। लेटर, कार्ड्स, एनवेलप, गाइड्स, रेफरेंस मटेरियल, काफी सारी चीजें। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय कंपनी, कंपनी ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। बुक्स का, प्रिंटिंग का यहाँ पे डिटेल्स और एनवेलप्स का।
बुक्स का एनवेलप्स का डिटेल दिया है, ठीक है, ये सारी चीजें इवेंट्स दिए हैं, देखते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स कंटेंट वाज सप्लाइड बाय ऑथर। प्रिंटिंग के केस में, बुक्स के केस में उन्होंने बोला क्या कंटेंट सप्लाई कर रहा है, और ऑथर कौन, ऑथर। फॉर प्रिंटिंग ऑफ एनवेलप्स डिजाइन एंड लोगो वेयर सप्लाइड बाय द बायर, और यहाँ पे डिजाइन या लोगो यहाँ पे कौन सप्लाई कर रहा है, बायर सप्लाई कर रहा है। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। अब इस क्वेश्चन में दो चीजें, वो याद है क्या, सप्लाई चैप्टर में अपन ने प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, ठीक है, तो उसके हिसाब से पहले अपन बताएंगे भाई क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है। याद है आपको वो कॉम्पोजिट सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, कब उसको यहाँ पे आपको सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट करना है, कब सप्लाई ऑफ सर्विस, वो देखेंगे। उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, ठीक है। तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ का सप्लाई है, यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। उसके बाद ये अपन देखते हैं इवेंट, और साथ साथ में अपन क्या देख लेंगे, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा। सो देखेंगे, इन केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स वेयर कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पर्सन हु ओन द यूसेज राइट ऑफ इंटेंजिबल गुड्स। बुक्स के केस में भाई जैसे अपनी भी बुक है, उसमें मैंने जब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटेंट कौन सप्लाई कर रहा है, जिसके पास इसके राइट्स है। वेयर फिजिकल इनपुट इंक्लूडिंग पेपर बिलोंग टू द प्रिंटर, पेपर प्रिंटर का है, ठीक है, जैसे कि बुक मैंने बना के सप्लाई की, और क्या कर रहा है प्रिंटर, क्या है, पेपर है। तो इसमें क्या होता है, सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग ऑफ कंटेंट सप्लाइड बाय द रिसिपिएंट इज द प्रिंसिपल सप्लाई। व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट सप्लाई, ऑब्वियसली कंटेंट इंपॉर्टेंट है भाई, सो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, तो प्रिंटिंग ऑफ कंटेंट जो होता है उसको प्रिंसिपल सप्लाई माना है, इसलिए इट विल कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ सर्विस। सो बुक्स का अपन ने पढ़ा हुआ है, बुक्स का जो ट्रांजैक्शन होता है वो किसका होता है, सर्विस का ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था, ये इस पे डाउट चल रहा था, इस पे इसलिए क्लैरिफिकेशन आया था कि भाई ये कॉम्पोजिट सप्लाई तो है, इसमें देखो सर्विस भी है गुड्स भी है, पर इसको क्या मानेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला था भाई बुक्स के केस में कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कंटेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको प्रीडोमिनेंट सप्लाई कंटेंट की मानी जाएगी, प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पे कंटेंट हो जाएगा। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ठीक है। पेपर जो है वो एंसिलरी है, तो ये सर्विस का ट्रांजैक्शन हुआ बुक्स वाला। उसके बाद एनवेलप्स के केस में जैसे अपन ने देखे थे कि भाई बड़े महंगे महंगे एनवेलप्स आते हैं मार्केट में। सो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ प्रिंटेड एनवेलप्स बाय प्रिंटर यूजिंग फिजिकल इनपुट्स इंक्लूडिंग पेपर टू प्रिंट द डिजाइन लोगो सप्लाइड बाय द रिसिपिएंट, ठीक है। यहाँ पे पेपर हो गया, यहाँ पे डिजाइन लोगो वोगो कौन दे रहा है, यहाँ पे रिसिपिएंट दे रहा है। प्रीडोमिनेंट सप्लाई ऑफ गुड्स, अब भाई जो एनवेलप वगैरह आते हैं, ठीक है, उसमें क्या बात है, उसमें गुड्स इंपॉर्टेंट है, वो एकदम महंगा एनवेलप ही यहाँ पे 500 रुपए का है, ठीक है। अगले ने लोगो वोगो दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने क्या बोला, प्रीडोमिनेंट सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स की है, एंड प्रिंटिंग ऑफ कंटेंट इज एंसिलरी, इसमें कंटेंट एंसिलरी माना जाएगा। सो सच सप्लाई विल कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। सो एनवेलप्स के केस में अपनी बात हुई है, ये ऑलरेडी अपन ने बहुत डिस्कस किया, 2-3 क्वेश्चन भी किए थे इस पे, आपको याद हो तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया, सर्विस क्या है, गुड्स क्या है, ये अपनी बात हो गई। अब इसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई अपने को कैसे निकालना है। तो सेक्शन 12 का भी लग जाएगा भाई, 13 भी लग जाएगा। गुड्स के केस में सेक्शन 12 लग जाएगा, सर्विस के केस में सेक्शन 13 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 12 टू द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स के केस में क्या होता है टाइम ऑफ सप्लाई अपने को पता है। फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स में तो बहुत ईजी है यार, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑट टू बी इशूड, ठीक है। द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 66/17 के हिसाब से भी लिख दिया, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑट टू बी इशूड। इनवॉइस कब इशू होती है, अगर गुड्स का रिमूवल होता है, गुड्स का रिमूवल, यहाँ गुड्स का मूवमेंट होता है, तो उस केस में इनवॉइस कब तक इशू करनी है, ऑन और बिफोर टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, ठीक है। अपन ने पढ़ा सेक्शन 31 में, जब गुड्स का मूवमेंट होता है तो ऑन और बिफोर रिमूवल आपको करनी होती है। तो अब इस केस में गुड्स का ट्रांजैक्शन पहले देख रहे हैं अपन एनवेलप्स का, इसके केस में व्हाट इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 10th अप्रैल, व्हाट इज द डेट ऑफ रिमूवल यहाँ पे 7th अप्रैल, ठीक है। बाकी क्या है, ये डेट ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्टर, रिसीट ऑफ एडवांस है, कंप्लीशन, इसका कोई मतलब नहीं है, ये दोनों का ही मतलब निकलेगा। गुड्स के केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होगा कि जब रिमूवल हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 7th अप्रैल, एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 10th अप्रैल, व्हिचएवर इज अर्लियर। 7th अप्रैल टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा प्रिंटिंग ऑफ एनवेलप्स के लिए। Therefore, in the given case, the last date by which invoice ought to be issued is 7th April. Thus, time of supply for envelope for the purpose of payment of tax is 7th April. So, time of supply यहाँ पे envelopes का क्या आ गया भाई, 7th April आ गया। गुड्स के केस में ये पेमेंट एडवांस, इसका अपने को कोई मतलब ही नहीं है फॉरवर्ड चार्ज में, ठीक है। सो 7th April टाइम ऑफ सप्लाई हो गया गुड्स का। अब सर्विस वाला ट्रांजैक्शन अपन देखेंगे। सर्विस वाले में अपना यहाँ पे प्रोविजन क्या है वो अपने को पता है। सबसे पहले प्रोविजन लिख देना है
कि भाई इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन द टाइम देन डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम देन डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. अब यहाँ पे इनवॉइस कब इशू हुई है देखते हैं. आपकी इनवॉइस इशू हुई है 15 मई को. ठीक है, यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट आपका 10 अप्रैल का है. ठीक है, तो क्या 30 डेज में इनवॉइस इशू हुई है? नहीं हुई है, लेट इनवॉइस इशू हुई है. सो इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द टाइम देन क्या होता है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर. रिसीट ऑफ एडवांस, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दो बात आ गई फिर से, दो टाइम में पेमेंट आया है. फर्स्ट यहाँ देखो, पहले क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कब हुए, इसका तो कभी कोई काम ही नहीं होता, ये तो हटा ही दो. फिर रिसीट ऑफ एडवांस यहाँ पे 20 मार्च है, कंप्लीशन ऑफ प्रिंटिंग सर्विस दिया है, इशू ऑफ इनवॉइस दिया है, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ बुक्स दिया है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट. सो इनवॉइस, इज द इनवॉइस इशूड ऑन टाइम? नहीं. आपकी कंप्लीट हुई सर्विस 10 अप्रैल को, आपने 30 डेज में इशू करनी चाहिए थी, आपने लेट इशू की 15 मई को. सो इस केस में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट. सो जो फर्स्ट पेमेंट रिसीव हुआ है पहले अपन उसकी बात करते हैं. फर्स्ट पार्ट पेमेंट के लिए 20 मार्च, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और प्रोविजन ऑफ सर्विस 10 अप्रैल विच एवर इज अर्लियर. सो 20 मार्च फर्स्ट पार्ट पेमेंट के लिए आपकी डेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई 20 मार्च हो जाएगा. देखो, इन द गिवन केस इनवॉइस फॉर सर्विस इज नॉट इशूड विद इन 30 डेज. The time of supply for advance receipt is date of receipt of payment, that is 20th March, which is earlier than date of provision of service. So 20th March और 10th April whichever is earlier. So 20th March आपके first payment के लिए time of supply हो जाएगा. Second payment आपका 31st मई को आ रहा है. So 10th April मतलब date of provision of service और receipt of payment whichever is earlier 31st में. ठीक है, 10th April और 31st में whichever is earlier, so 10th April. So the time of supply for balance payment is 10th April being earlier than the date of receipt of balance. पेमेंट, बैलेंस पेमेंट. ठीक है, तो भाई इजी है, बस अपने को क्या फाइंड आउट करना था, मेन यहाँ पे क्या ट्रिक थी कि गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, पहले वो अपन ने निकाल लिया, तो अपने को प्रोविजन अकॉर्डिंगली लगाने रहेंगे. ठीक है, आया क्या समझ में? ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली काट लो, ये गलत है बात. बुक्स के केस में क्या बात हो रही है, सेक्शन 13 लगेगा. सर्विस के केस में, बुक्स के केस में सेक्शन 13 लग रहा है, एनवेलप्स के केस में सेक्शन 12 लग रहा है. ठीक है, तो ये रिस्पेक्टिवली नहीं आएगा बस. ठीक है, या आप लिख लो अकॉर्डिंगली द टाइम ऑफ सप्लाई बुक्स एंड एनवेलप्स विल बी गवर्न्ड बाय सेक्शन 13 एंड 12 रिस्पेक्टिवली. उल्टा बस. ठीक है, ठीक है, तो आया क्या समझ में? देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. जैसे लास्ट क्वेश्चन भी अपन ने देखा, तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे सर्विस प्लस गुड्स का क्वेश्चन कंबाइन करके दे दिया, तो अपने को देखना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी सर्विस प्लस गुड्स का आपको साथ में आपका नॉलेज टेस्ट कर लिया उन्होंने, किस चीज का, सेक्शन 12 का भी 13 का भी, साथ में सप्लाई का भी आपका नॉलेज चेक कर लिया. तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आने की चांस है. सो एकदम मास्टर क्वेश्चन है ये, इसको मार्क करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो यहाँ तक अपना ये क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन होता है, एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर. थैंक यू फॉर नाउ.